हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ग्रुप। हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया पढ़ना वेक्टर्स, उसमें कई चीज़ें कवर हो चुकी जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स और मल्टीप्लिकेशन में स्केलर प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है और उस पर कई प्रॉब्लम भी हम लोगों ने किया, राइट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो वो भी कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, इट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको आप क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हो। इसका दूसरा नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये है नाम, वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यानी वेक्टर प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है वेक्टर्स का जिसमें जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो राइट साइड में हमें रिजल्ट मिलता है वो वेक्टर होता है। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में जो डिफरेंस है वो क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आता है वो स्केलर आता है कि नहीं। वेक्टर प्रोडक्ट भी दो प्रोडक्ट का वेक्टर्स है, लेकिन इसमें जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर आएगा, इसलिए उसका नाम पड़ा है वेक्टर प्रोडक्ट और उस वाले का नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो यानी इसको जो डिफाइन करते हैं वो कैसे लिखते हैं कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज, कैसे? देखिए मैं लिख रहा हूँ ए क्रॉस बी। थोड़ा सा रिकॉल कर लें आप उसको तो आसानी हो जाएगी। स्केलर प्रोडक्ट हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, देखिएगा मैं इसको लिखा रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब लिखाऊंगा कि आप जस्ट आपको एक तरह से रिवाइज करा रहा हूँ, है ना, रिवीजन हो गया ये, तो आसानी से कंपेयर कर लोगे आप। स्केलर प्रोडक्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यहाँ भी हमारे पास दो वेक्टर्स ही था, ए था और ये वेक्टर बी था, यहाँ भी एंगल थीटा था, सेम फिगर हम लोग ने यहाँ भी बनाया है। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे शो करते हैं ए डॉट बी। ये जो साइन यूज़ कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे डॉट और यहाँ पे क्रॉस, ये किस लिए साइन यूज़ किया गया है अलग अलग? इसलिए कि भाई स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में डिफरेंस मालूम हो जाए। तो जाहिर बात है कि अलग अलग साइन लेने से समझ में आएगा, अदरवाइज आप कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हो या कौन सा प्रोडक्ट आप कैरी आउट कर रहे हैं पता ही नहीं चलता कि मैं स्केलर प्रोडक्ट है कि वेक्टर प्रोडक्ट। तो इससे कम से कम ये आसानी हो गई कि भाई अगर डॉट साइन आप यूज़ करोगे तो इसका मतलब है कि यू आर कैरिंग आउट स्केलर प्रोडक्ट। अगर आप क्रॉस साइन यूज़ करोगे तो दैट मीन्स यू आर कैरिंग आउट वेक्टर प्रोडक्ट। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये सिंबल जो है ना, ये अलग अलग इसीलिए लिया गया है कि आपके सामने कम से कम डिफरेंस सही से क्लियर रहे बिल्कुल। तो ए डॉट बी का जो डेफिनेशन था वो क्या था? दिस वाज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, जिसको हम लोगों ने सिंपली क्या लिखा था? ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। और ये पूरी चीज़ यानी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, जाहिर बात है कि ये मैग्नीट्यूड ए का है, ये बी का मैग्नीट्यूड है, ये कॉस थीटा है, ये प्योर नंबर कुछ आता है, यानी बेसिकली ये स्केलर आता है। मैं नंबर ना भी बोलूँ, यानी जाहिर बात है कि अगर सपोज करिए कि ए का मैग्नीट्यूड सिर्फ ए ही दिया जाए, नंबर ना हो वो, तो एनीवे बट इन एनी केस जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? वो स्केलर आता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट। डॉट इस साइन की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये दो वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें राइट साइड जो हमें चीज़ मिलती है, जो रिजल्ट मिलता है वो स्केलर होता है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट, उसमें क्या है? ये भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट ही है, यहाँ भी ये दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट ही था, लेकिन इसमें जो रिजल्ट मिला वो स्केलर मिला, इसमें जो रिजल्ट मिलने जा रहा है वो हमें वेक्टर मिलेगा। और उसका डेफिनेशन क्या है जरा देखिएगा। दिस इज डिफाइंड एज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर एक। तो अब अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो ये है ए बी कॉस थीटा, ये प्योर स्केलर। यहाँ भी ये जो चीज़ है ना यहाँ से आता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे सिंपली ए बी साइन थीटा और ये एन कैप, ये बेसिकली वही है, सेम इक्वेशन। दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है। क्रॉस साइन इसकी वजह से आ गया है वेक्टर प्रोडक्ट की वजह से। अब आप अगर कंपेयर करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इधर जब आप देखोगे तो इधर में ए बी कॉस थीटा ये प्योर स्केलर क्वांटिटी है, इसमें यहाँ तक अगर आप देखोगे तो दिस होल थिंग इज स्केलर, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। जाहिर है कि ए मैग्नीट्यूड है, बी भी क्या है? सिंपली मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा इज ए प्योर नंबर, तो ये अल्टीमेटली पूरी स्केलर है। लेकिन आपने जब इस पूरे स्केलर को मल्टीप्लाई कर दिया इस यूनिट वेक्टर से, तो ये पूरी चीज़ क्या होगी? मैं लिख रहा हूँ ये एक यूनिट वेक्टर है, तो अब ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी? यानी ये होल थिंग, दिस होल थिंग इज अ वेक्टर। कैसे? कोई भी नंबर आप ले लो, मान लो कि मैं इसको एक नंबर दे रहा हूँ, सपोज कर लीजिए 6 5 कुछ भी मान लीजिए आप 5, और उसके आगे मैं कोई यूनिट वेक्टर ले लो, सपोज कर लीजिए मैंने लिखा है आई कैप,
तो अब ये पूरी चीज़ क्या हो गई, ये स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर है ना। वेक्टर किसकी वजह से बना? ड्यू टू दिस यूनिट वेक्टर। तो ये जो राइट साइड आपको जो टर्म आया वो भी वेक्टर किसकी वजह से बना है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यूनिट वेक्टर। अगर इसको मैं हटा दूँ तो फिर ये प्योर स्केलर है और फिर डिफरेंस ही खत्म हो जाएगा। तो एनीवेज ये इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है याद रखिएगा कि दोनों जो है वो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन एक मल्टीप्लिकेशन में जो राइट साइड रिजल्ट आता है वो स्केलर आता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्केलर प्रोडक्ट। दूसरे वाले केस में जो राइट साइड में हमारे पास रिजल्ट आता है वो वेक्टर आता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है वेक्टर प्रोडक्ट। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मुझे समझना है कि ये यूनिट वेक्टर क्या है, किस प्लेन में होता है, सारी चीज़ें मैं दिखाने जा रहा हूँ। अब आप देखिए ये जो यूनिट वेक्टर हमारे पास एन कैप आता है ना, ये कहाँ होता है पहले इसको समझिए। दिस यूनिट वेक्टर लाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या? वेक्टर्स बीइंग क्रॉस मल्टीप्लाइड, वेक्टर्स बीइंग क्रॉस मल्टीप्लाइड। और यहां पे वो कौन से हैं? वो हैं ए एंड बी। ठीक है, यानी हमारा जो यूनिट वेक्टर आएगा वो किस प्लेन में होगा? मैं देखिए लिखा है लाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर्स बीइंग क्रॉस मल्टीप्लाइड। यानी जिन दो वेक्टर्स को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होते हो वो जिस प्लेन में होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में ये वाला वेक्टर लाई करता है। अब ऐसे समझा रहा हूं, समझिएगा। इसे मैं मिटा दूंगा, अभी से कोई जरूरत नहीं है। इसको खूब अच्छी तरह समझिए। मैं फिर से बोल रहा हूं कि वेक्टर प्रोडक्ट में जो राइट साइड वैल्यू आती है वो वेक्टर बनता है ड्यू टू दिस यूनिट वेक्टर, राइट। और ये यूनिट वेक्टर जो है वो किस प्लेन में होता है? तो ये मैंने लिखा रखा है, दिस इज यूनिट वेक्टर लाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर्स बीइंग क्रॉस मल्टीप्लाइड। यानी जिन वेक्टर्स को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो जिस प्लेन में होगा उसके परपेंडिकुलर प्लेन में ये वाला वेक्टर होगा। दैट मीन्स ये पूरा होल थिंग ऑब्वियसली। तो ये वेक्टर बना ही इसकी वजह से। तो ये डायरेक्शन बता रहा है आपको, मैग्नीट्यूड तो यहाँ से मालूम होगा। ये यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बता रहा है। वो डायरेक्शन क्या बता रहा है कि भाई आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो नया वेक्टर आने जा रहा है, जो रिजल्ट आपका आएगा वो वेक्टर ही होगा इसमें। तो वो वेक्टर जो आएगा उसका डायरेक्शन जो है वो इस दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करता है। तो अब आप ज़रा यहाँ देखो, हमारा ये जो वेक्टर्स है ए और बी अभी ये किस प्लेन में है? अभी ये हमारे बोर्ड के प्लेन में। बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, जिसको आप वो बन रहा है वो वेक्टर बनेगा। जाहिर है जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर है। वेक्टर बना किसकी वजह से? इस यूनिट वेक्टर की वजह से। ये जिस प्लेन में होगा वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। तो बोर्ड का परपेंडिकुलर प्लेन क्या है? ये परपेंडिकुलर ऐसे हुआ ना, इसके 90 डिग्री, यानी इस तरह से आप ये आपकी तरफ आ सकता है या इन साइड जा सकता है। अब आप इसको डायरेक्शन समझ लो। तो उस प्लेन में होने का मतलब क्या हुआ कि एन कैप का जो डायरेक्शन होगा, एकदम मैं लिखा दूंगा एक चीज़ क्लियरली, बहुत अच्छे तरह से समझिए, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों के इसमें। वेक्टर प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन आता है उसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं इसीलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, एम्फेसिस दे रहा हूँ कि इसको आप अच्छी तरह समझ लो तो फिर कहीं कन्फ्यूजन होगा। बिकॉज इसको आप लगातार यूज़ करोगे और एक जगह नहीं, जहाँ भी वेक्टर्स आएंगे हो सकता है कि वहाँ वेक्टर प्रोडक्ट भी आए, तो आपको समझना होगा डायरेक्शंस क्या है। क्योंकि थोड़ी सी गलती की वजह से फिर आंसर्स रॉन्ग आते हैं, फिर आपके मार्क्स कटते हैं बोर्ड में, जेई में, नीट में, जो भी एग्ज़ाम आप दोगे। तो खूब अच्छी तरह समझ लीजिए इसे। मेरे कहने का मतलब है कि जिन दो वेक्टर्स को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो राइट साइड में आपको वेक्टर आएगा उसका कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगा। वो डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अब आप देख लो कि यहाँ पे ये जो दो वेक्टर्स हैं ये बोर्ड के प्लेन में हैं, तो हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ये वाला वेक्टर, ये इस बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। और बोर्ड के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शंस, एक आपकी तरफ टुवर्ड्स यू, आप इसको अगर चाहो तो ऐसे मान सकते हो। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूँ, इसको वाई एक्सिस मान लूँ, तो z आपकी तरफ आएगा प्लस z। और एक होगा इनसाइड द बोर्ड या इनटू द बोर्ड परपेंडिकुलरली, तो वो माइनस z होगा। ऑब्वियसली मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि भाई ये डॉटेड लाइन से ये हमने दिखा दिया z एक्सिस या k कैप भी कह सकते हैं। यूनिट वेक्टर से भी हमने डायरेक्शन समझा है, x के लॉन्ग i कैप, y के लॉन्ग j कैप और z के लॉन्ग k कैप। तो z आपकी तरफ आ रहा है, राइट हैंड सिस्टम के हिसाब से ऐसे कीजिएगा तो आपकी तरफ आएगा वो z। अभी मैं बताऊंगा डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो यानी मैं अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट
जो वेक्टर आता है उसके पास दो ऑप्शन अभी आप समझ लें, इसमें से जाहिर बच्चे दोनों में से कोई एक ही सही होगा, लेकिन ऑप्शन दो है इसकी वजह से, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि लाइज इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर्स बीइंग क्रॉस मल्टीप्लाइड। तो ये दोनों वेक्टर्स हमारे इस बोर्ड के प्लेन में है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर प्लेन में इसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा जो आप एन कैप कर सकते हैं। तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो आउट ऑफ द बोर्ड होगा या इन टू द बोर्ड होगा। क्लियर है? अब सही कौन सा होगा उसके लिए एक रूल है। एक क्या आप बेसिकली समझ सकते हैं, उसको दो रूल्स में से कोई एक आप यूज़ कर लो। एक है राइट हैंड थंब रूल और एक है स्क्रू रूल। मैं दोनों बताऊंगा कि दोनों से डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, अब तो इसमें समझाने की जरूरत नहीं है कि दो वेक्टर्स को जब आप वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो राइट साइड में एक वेक्टर आता है। जब चूंकि ये वेक्टर आता है इसलिए इससे डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन किधर होता है, इन दोनों वेक्टर्स को जो आप मल्टीप्लाई करते हो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। और उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो परपेंडिकुलरली आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन। उन दोनों में से कोई एक ही सही होता है, विच इज़ गवर्न बाई राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल, विच इज़ गवर्न बाई राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल। अब वो क्या है मैं समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि मैं यही लिखा दे रहा हूँ, बीइंग क्रॉस मल्टीप्लाइड एंड कंटिन्यू कीजिएगा, बीइंग क्रॉस मल्टीप्लाइड, यहाँ पे वो ए एंड बी है, एंड इट्स डायरेक्शन इज डिटर्मिन्ड बाई, कैसे निकालते हैं हम लोग, डिटर्मिन्ड बाई राइट हैंड थंब रूल, मैंने शॉर्ट में लिखा है RHT, राइट हैंड थंब रूल, या दूसरा क्या रूल है, स्क्रू रूल, स्क्रू। अब मैं इन दोनों को पढ़ूंगा कि राइट हैंड थंब रूल क्या है, स्क्रू रूल, दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा ऑब्वियसली, मैं तो इसको पढ़ने जा रहा हूँ। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है ज़रा देख लीजिए। आप कहोगे तो मैं वर्ड्स में लिखा भी दूंगा, मैं अभी नहीं लिखा था, अभी मैं समझाने पे फोकस कर रहा हूँ और समझना ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज लैंग्वेज तो आप खुद भी लिखोगे, मैं लैंग्वेज बोलता भी हूँ साथ साथ। आप चाहो तो वीडियो को आप पॉज करके मेरे लैंग्वेज को सुन करके आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। RHT रूल क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, सपोज करिए कि आपको डायरेक्शन निकालना है A क्रॉस B का, तो अच्छी तरह समझिएगा। तो ये रूल क्या बोलता है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B मुझे निकालना है यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो ये कहता है कि पहले आप राइट हैंड लीजिए, बिकॉज इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन गलती होती है, बहुत से लोग राइट हैंड से लिखते हैं, वो लेफ्ट हैंड से काम कर देते हैं, तो आंसर उल्टा आ जाता है। आपको ये काम नहीं करना है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड यूज़ करना है। ये कहता क्या है कि प्लेस दी स्ट्रेच्ड फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, यानी आप अपने पहले राइट हैंड के फिंगर्स को खोल लें और उस फिंगर को प्लेस करें अलोंग दी फर्स्ट वेक्टर, यानी आप A क्रॉस B निकालना तो पहले A पे प्लेस करना है। अब A पर फिंगर को रखने का दो तरीका है, यानी अलोंग A, मुझे A के अलोंग लिखना, तो A पे मैं ऐसे भी रख सकता हूँ और ऐसे भी रख सकता हूँ। दोनों में देखिए, दोनों में फिंगर का रोटेशन अलग होगा, मैं आगे बताने जा रहा हूँ। तो पहला उसने क्या कहा कि प्लेस दी स्ट्रेच्ड फिंगर, प्लेस मतलब आप प्लेस करें, रखें, प्लेस दी स्ट्रेच्ड फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड अलोंग A, अगर A पहला वेक्टर है तो, अगर B निकालो फिर B है, यानी फर्स्ट वेक्टर पर रखना होता है अलोंग A, राइट। देन कर्ल योर फिंगर्स, यानी फिंगर्स को आप घुमाएं फ्रॉम A टू B, A से B जाना तो A से B घुमाना होगा, थ्रू ए स्मॉलर एंगल। मैं कहो तो मैं लिखाई दूँ ताकि कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। क्या है, प्लेस the stressed fingers of your right hand along the first vector। फर्स्ट वेक्टर में क्यों बोल रहा हूँ, इन दोनों में जो पहला होगा उस पर रखना है, along the first vector, here it is A, here A, मैं लिख दूँ ताकि कन्फ्यूजन ना है, ठीक है। एंड देन कर्ल योर फिंगर्स, कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम A टू B, यानी फिंगर को कर्ल करना है A से B, फ्रॉम A टू B थ्रू ए स्मॉलर एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू ए स्मॉलर एंगल। तो ये जो टास्क दिया गया, इतना काम है वो करना है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर यहाँ बाकी चीज़ें यहाँ लिख रहा हूँ मैं।
ठीक है, तो प्लेस द स्ट्रेच फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड अलोंग द फर्स्ट वेक्टर एंड देन कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम ए टू बी थ्रू ए स्मॉलर एंगल। तो जब आप कर्ल कीजिएगा उसके बाद डायरेक्शन थंब का देखना है। क्या कह रहा है? द डायरेक्शन ऑफ ए स्ट्रेच्ड थंब, स्ट्रेच थंब का मतलब राइट देखिए थंब को मोड़ नहीं लेना है, ऐसा नहीं करना है, ये गड़बड़ हो जाएगा। यानी थंब को भी आप स्ट्रेच रखो, फिंगर को आपने स्ट्रेच किया, घुमाया, कर्ल्ड किया, थंब भी आपका स्ट्रेच है। तो थंब का जो डायरेक्शन होगा ऑब्वियसली परपेंडिकुलर मैं मान रहा हूँ, थंब का जो डायरेक्शन होगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो वही मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेच थंब gives the direction of A क्रॉस B। बिल्कुल क्लियर। अब आप इसको पढ़ जाओ, तो इसको पढ़ते जाइए और आप इसको यूज करते जाइए। तो मैं देखिए क्या कह रहा हूँ कि पहले ए पर मुझे फिंगर रखना है। फिंगर रखने का दो तरीका, या तो ऐसे रखूंगा या ऐसे रखूंगा, लेकिन दोनों में रोटेशन अलग अलग है। रोटेशन कौन सा फॉलो करना, आगे पढ़िए। देन कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम ए टू बी थ्रू ए स्मॉलर एंगल, यानी फ्रॉम फर्स्ट, मैं ए टू बी यहाँ पे ऐसे लिख दिया, अदरवाइज ये फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर थ्रू ए स्मॉलर एंगल। तो इस केस में मुझे चूंकि ए क्रॉस बी निकालना, तो देखिए ए से बी जाने के लिए दो एंगल है बेसिकली, आप देखोगे तो एक स्मॉलर एंगल है ऐसे, ये एक स्मॉलर एंगल हो गया, और एक दूसरा लार्जर एंगल भी ऐसे भी। तो अब आप देखो, अगर मैं फिंगर को ऐसे रखूंगा तो इस केस में जो मेरा फिंगर कर्ल्ड होगा वो लार्जर एंगल फॉलो कर रहा, तो उस केस में जो डायरेक्शन होगा वो गलत होगा, वो सही नहीं है। इसलिए मैंने लिखा है कि आपको जो फिंगर कर्ल करना है दैट शुड बी थ्रू ए स्मॉलर एंगल, यानी ए से भी आपको जाना है लेकिन स्मॉलर एंगल को फॉलो करना है। तो आपके पास हमेशा दो ऑप्शन आएगा, उसमें जो करेक्ट है वो याद रखिएगा, वो स्मॉलर एंगल वाला है। तो रखने से पहले चेक कर लिया कीजिए कि हमको ए से बी जाना है, तो मैं इस वाले को फॉलो करूं या इस वाले को फॉलो करूं। तो जब आप इसको फॉलो करो तो ये लार्जर एंगल है, तो इसमें आंसर रॉन्ग आएगा, तो मैं इसको काट दे रहा हूं, ये गलत है। ठीक है, तो अब मैं अगर देखूं तो ये रहा, ए से बी जा रहा हूं मैं स्मॉलर एंगल के थ्रू, तो बिल्कुल सही है। मुझे ए क्रॉस बी निकालना था, ए पे मैंने रखा, पहले वाले वेक्टर पे फिंगर रखना है, फिंगर को कर्ल कीजिए, तो स्ट्रेच जो थंब होगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो इस केस में थंब किसी तरफ है, टुवर्ड्स यू, आउट ऑफ द बोर्ड, एंड आउट ऑफ द बोर्ड जो है कौन सा एक्सिस होता है, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, के कैप। तो इसके हिसाब से हमारा जो डायरेक्शन आ रहा है वो मैं क्या लिखूं, इसके हिसाब से मैं लिखूंगा परपेंडिकुलरली आउट ऑफ द बोर्ड। आप अगर कॉपी भी लिख रहे हैं तो आप लिखिएगा परपेंडिकुलरली आउट ऑफ द पेपर, परपेंडिकुलरली आउट ऑफ द कॉपी, वही होगा देखिएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ परपेंडिकुलरली, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलरली आउट ऑफ द बोर्ड, और वो यहाँ पे जेड एक्सिस है ऑब्वियसली, प्लस जेड एक्सिस यानी आपकी तरफ आता हुआ। तो मैं देखिए ऐसे मैं कर रहा हूँ, थंब आपकी तरफ आ रहा है, और इसके लिए जो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो क्या है, दैट इज के कैप। क्वाइट इजी, एकदम समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अगर यही डायरेक्शन अगर आपसे पूछा जाए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, अब जरा बताओ डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। तो अब आप देखिए बी क्रॉस ए के लिए क्या करना होगा, मुझे फिर वही फर्स्ट वेक्टर बी है, यहाँ पे पहले क्या था, ए था, ए क्रॉस बी निकालने के लिए पहला वेक्टर ए था, तो मुझे फिंगर को, स्ट्रेच्ड फिंगर को, राइट हैंड के स्ट्रेच्ड फिंगर को ए पे रखना था। हमेशा राइट हैंड के स्ट्रेच्ड फिंगर को आपको फर्स्ट वाले वेक्टर पे रखना होगा। तो यहाँ ए था पहला, तो ए पे रखा था, और ए से हम घूमे थे बी, और ये आपके आगे था। इस केस में क्या है, बी पे रखना है। तो ज़रा आप जब देखो बी पे अगर रखोगे ऐसे, और यहाँ से फिंगर को कर्ल कीजिएगा ऐसे, तो देखिए आप एंगल कौन सा फॉलो कर रहे हो, आप ऐसे फॉलो कर रहे हैं, और ये लार्जर एंगल। इसलिए मैंने कहा कि रखने से पहले आप जरा चेक कर लो, यानी कर्ल करने से पहले चेक भी कर लीजिएगा। अगर मैं ऐसे रखूंगा बी पे, रखना तो बी पे है, बी क्रॉस ए निकालने जा रहा हूँ, फर्स्ट वेक्टर बी है, तो अगर मैंने बी पे रखा और बी से ऐसे कर्ल किया तो लार्जर एंगल फॉलो हुआ, तो इसमें तो आंसर रॉन्ग आएगा, तो ये हमको फॉलो नहीं करना है। तो यानी ऐसे ना रख कर करके मैं कैसे रखूँगा, रखना तो बी के लॉन्ग ही है, तो एक तरीका ऐसे है और एक तरीका ऐसे है। बी के लॉन्ग ऐसे रखिए, आप थोड़ा दूर बाहर निकल जाइए, क्योंकि ऐसे केस में थंब का भी आपको स्पेस बनाना होगा, आप उसको पहले समझिए कि ऐसे लेके आ गए मैं। तो ऐसे जब कीजिएगा तो अब आपको बी से ए जाना है, देखिए क्या है, बी क्रॉस ए निकालो। तो बी से ए जब जाएगा तो फिंगर होगा ये, अब ये स्मॉलर एंगल आप फॉलो कर रहे हैं, देखो ऐसे आप आ रहे हो, बी से ए आप ऐसे आ रहे हैं, ये स्मॉलर एंगल है, ऐसे आएगा तो ये लार्जर एंगल, ये गलत देगा आपको, ठीक है, बिल्कुल कन्फ्यूजन खत्म हो गया। तो ऐसे रख के चेक कर लेके जाके कि मैं अगर ऐसे घुमाऊंगा बी से ए अगर मैं जाऊंगा इसमें, तो इसमें तो लार्जर एंगल फॉलो कर रहा है, तो रॉन्ग डायरेक्शन देगा।
तो ऐसे ना रख करके मुझे ऐसे रखना होगा। अब ऐसे रखा, बी से ए जा रहे हैं, स्मॉलर एंगल फॉलो किया हमने, और इस केस में जो स्ट्रेच्ड थंब है इट इज गोइंग इनटू द बोर्ड, यानी इनसाइड द बोर्ड जा रहा है, अवे फ्रॉम यू। तो इस केस में मैं क्या लिखूँ, यहाँ लिखा था हमने परपेंडिकुलरली आउट ऑफ द बोर्ड। यही काम अगर आप आपने कॉपी भी कीजिएगा नोटबुक पे तो आप देखिएगा उसमें बी से ऐसे बनेगा, तो इनटू द पेपर होगा आपके केस में, हॉरिजॉन्टल कॉपी अगर आप रखे हो। तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ, इस केस में लिखा है परपेंडिकुलरली आउट ऑफ द बोर्ड, यहाँ क्या लिखूँ मैं, परपेंडिकुलरली इनटू द बोर्ड। ठीक है ना, मैं फिर से बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा। बी पे रखने से पहले आपके पास दो ऑप्शन है, ऐसे रखिएगा तो ये लार्जर एंगल फॉलो होगा जो कि रॉन्ग डायरेक्शन देगा, तो इसका मतलब ये वाला गलत है, मुझे ऐसे रखना होगा। ऐसे रखने का तो आप जब फिंगर घुमा रहे हैं तो ये स्मॉलर एंगल फॉलो कर रहे हैं बी से ए, इस केस में थंब जो है वो इन साइड जा रहा है, इनटू द बोर्ड, परपेंडिकुलरली इनटू द बोर्ड। और परपेंडिकुलरली इनटू द बोर्ड जो है वो माइनस जेड एक्सिस होता है, ये प्लस जेड एक्सिस था है ना, और इसका आंसर क्या आएगा, माइनस जेड एक्सिस, माइनस जेड एक्सिस, दैट मीन्स माइनस के कैप। ध्यान दीजिएगा, यानी इसमें जो माइनस जेड एक्सिस में जो रिजल्ट आता है के कैप वो क्या होता है, माइनस के। ऑब्वियसली के कैप आउटवर्ड है, माइनस के कैप इनवर्ड है, तो समझ में आ गया। तो अब आप देख रहे होगे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कुछ डिफरेंस है। स्केलर प्रोडक्ट जो होता है ना, स्केलर प्रोडक्ट में आपने देखा होगा कि ए डॉट बी और बी डॉट बी इसकी वैल्यू सेम होती है, और क्या होती है, दोनों की वैल्यू कितनी आती है, जैसे सिंपली ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव मीन्स ए डॉट बी, बी डॉट ए, आप चेंज कर दो ऑर्डर तो आंसर सेम ही रहेगा, उसमें कोई चीज़ किसी चीज़ का डिफरेंस नहीं आता। लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड तो हर हाल में यही आएगा, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, बिकॉज आप जब ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तब भी और बी क्रॉस ए निकाल रहे हो तब भी मैग्नीट्यूड ए का ए ही रहेगा, बी का बी रहेगा, और दोनों के बीच का एंगल भी नहीं बदलने जा रहा है ना भाई। ए क्रॉस बी चाहे निकालिए चाहे बी क्रॉस ए निकालिए, एंगल तो थीटा ही है, तो यहाँ तक तो सेम है। लेकिन ये जो एन कैप का डायरेक्शन है ये बदल जा रहा हो, कैसे बदल आप देख ही रहेंगे। ए क्रॉस बी का जब हमने डायरेक्शन निकाला तो इसका डायरेक्शन आया है जेड एक्सिस प्लस के यानी आपकी तरफ, और बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन है वो है माइनस जेड एक्सिस यानी इनटू द बोर्ड, माइनस के यानी आपसे दूर। तो पहला वाला आपकी तरफ आ रहा है, दूसरा वाला इनटू द बोर्ड, अवे फ्रॉम यू, टुवर्ड्स यू एंड अवे फ्रॉम यू। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, यानी इसमें साइन का डिफरेंस आ रहा है, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन साइन का डिफरेंस आ रहा है। दैट मीन्स मैं इसे मिटा के लिख दूँ, इसके हिसाब से क्या हुआ कि ए क्रॉस बी जो है, पहले तो मैं बता दूं कि इट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है। कोई आपसे पूछेगा कैसे, तो कहिएगा देखिए भाई मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड में कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन डायरेक्शन अलग है। तो जाहिर बात है कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर आता है, तो वेक्टर में अगर डायरेक्शन भी बदल गया तो आंसर अलग हो गया। तो ये अब कहिए कि इक्वेशन क्या बनेगी, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि ए क्रॉस बी ये बराबर होता है, लेकिन किसके, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, बल्कि माइनस बी क्रॉस ए आप कह सकते हैं, है कि नहीं। ये याद रखिएगा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, बिकॉज ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे का अपोजिट आएगा, एक आउट ऑफ द बोर्ड है प्लस के की तरफ और एक इनटू द बोर्ड है माइनस के की तरफ। अदरवाइज दोनों का मैग्नीट्यूड आप देखेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही आ रहा है। अगर आप ऐसे ले लें तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अगर आप देखिएगा तो ये भी ए बी साइन थीटा ही आएगा, एंड मॉड ऑफ बी क्रॉस ए अगर आप देखोगे तो ये भी ए बी साइन थीटा ही आएगा, है ना। क्योंकि जब मॉड आप लेंगे, अगर आप यहाँ मैं 10 समझा रहा हूँ, अगर आप मॉड ले लोगे तो इधर भी मॉड आएगा पूरा, इस मॉड में ये प्योर नंबर है तो ये बाहर आ गया ए बी साइन थीटा, और मॉड ऑफ एन कैप हम जानते हैं कि 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, तो अल्टीमेटली ये कितनी वैल्यू आ गई, दिस इज सिंपली ए बी साइन थीटा, है ना। तो वेक्टर प्रोडक्ट का जो आपका मैग्नीट्यूड होता है वो ए बी साइन थीटा आएगा, चाहे आप ए क्रॉस बी निकालें या बी क्रॉस ए निकालें। हाँ ये ज़रूर है कि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होता है, इसीलिए माइनस साइन यहाँ लिखा गया है। दैट मीन्स ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस है। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, यहाँ तो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट है, हमने पलट दिया लेकिन वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पलटने के बाद वैल्यू सेम नहीं बल्कि डायरेक्शन का डिफरेंस आ जाता है। तो ये था अभी जस्ट हमने डेफिनेशन बताया है वेक्टर प्रोडक्ट का। इसके आगे बता रहे हैं कि अगर वेक्टर्स को आप आई कैप
अब हम लोग भी जस्ट पढ़ेंगे कि अगर वेक्टर्स को हम आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में लिखें तब वेक्टर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिए, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।